हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर श्रेयांश और आपका स्वागत है। आज हम करने इस ब्रेन बूस्टर के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आज हम करने वाले हैं CHS BHU क्लास 9th मैथ्स के 20 सवाल, बेस्ट 20 सवाल, और इनमें से आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो और ये CHS का निचोड़ है, इसका पार्ट 1। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही डिटेल में जाकर करेंगे और उससे लगभग आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है रूट अरे। क्वेश्चन 1 है 3/7 इज 3/7 इज विच टाइप ऑफ नंबर। मतलब 3/7 है वो किस तरह का नंबर है। ऑप्शन ए है नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी है इंटीजर, ऑप्शन सी है रेशनल नंबर, ऑप्शन डी है इरेशनल नंबर। तो आइए पहले हम समझ लेते हैं नंबर सिस्टम वाला चैप्टर। आपको मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा इससे पहले का, तो उसमें मैंने बताया था एन नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 to इनफाइनाइट होते हैं और इन्हें काउंटिंग नंबर कहते हैं। फिर इनसे जब इन्हीं नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया जाता है, जब इन्हीं नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया जाता है तब ये होल नंबर हो जाते हैं। जब इन्हीं नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया जाता है तब ये होल नंबर्स हो जाते हैं। और जब इन्हीं रेशनल में निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो इन्हें हम इंटीजर्स कहने लगते हैं। और जब इंटीजर्स में फ्रैक्शन और डेसिमल आ जाते हैं तो ये रेशनल नंबर कहलाने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं, रेशनल नंबर्स। और एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये रेशनल नंबर से जो नंबर रेशनल नहीं होते हैं वही इरेशनल होते हैं। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के जो होता है वो आपका रियल नंबर होता है, वो आपका रियल नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब आ जाते हैं हम। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं, इंटीजर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होते हैं। और रेशनल नंबर रेशनल नंबर का एक डिफिनीशन, रेशनल नंबर वे नंबर जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके और P और Q क्या हो? इंटीजर हो, इंटीजर। और Q इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, Q इज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रूट 3/7 इज रेशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर से। 1/144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। तो हमें बताना है कि तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं हम इसको। तो पहले हम समझ लेते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब किसी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब किसी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब है उसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए 1 है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन 2 है, 2 का स्क्वायर है
टू यानी कि 2 इंटू 2 और इज इक्वल्स टू 4। इसी प्रकार 3 है, 3 3 जा 9, 4 है, 4 4 जा 16, 5 है, 5 5 जा 25। इस तरह से स्क्वायर होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? तो जैसे कि मैंने बताया आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जान लेते हैं हम, कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे निकालने के लिए। हमें किसका निकालना है? 144 का निकालना है। और 144 का निकालना है। तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2 18 है, फिर 18 है, 18 को 2 से करेंगे तो फिर 9 आएगा, और फिर 9 को 2 से करेंगे, 9 2 से जाएगा नहीं, तो अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो 3 3 या 9, फिर 3 3 या 9। तो हमारे पास आ गया 144 इज इक्वल्स टू 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसमें से पेयर निकाल के बाहर करते हैं। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर मिल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। हमारे पास 144 का था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम पेयर निकाल के बाहर करते हैं। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बनेगा, फिर 2 का एक पेयर बनेगा, फिर 3 का एक पेयर बनेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो 12 आ गया। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट भी निकालना सीख लिया। तो आंसर इसका 12 हो गया। ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्यूब ऑफ 5। अब आपने स्क्वायर रूट पढ़ा। स्क्वायर का मतलब होता था कि किसी भी चीज़ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ 5। तो 5 का क्यूब यानी कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वो इसका घन कहलाता है। 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना, तो 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और 25 5 जा
125 होता है। तो 125 इसका ऑप्शन है। अब हम सीख लेते हैं कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। तो अभी तक 1 का क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। और फिर 2 का 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, और 4 2 जा 8। और 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, और 3 का क्यूब 27 है। तो 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 हो जाएगा, और 1 का क्यूब रूट 1 हो जाएगा। हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 12 एंड 18। हिंदी में इसे महत्तम समापवर्त कहते हैं, शायद हिंदी में इसे महत्तम समापवर्त कहते हैं। तो हमें 12 और 18 का HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब चलिए पहले एलसीएम का मतलब अच्छे से समझ लेते हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा मल्टीपल, लेट से दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो हमें वो ऐसे नंबर ज्ञात करना है कि जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो, मतलब इन दोनों का मल्टीपल हो, मतलब उसके टेबल में बी भी है और ए भी है। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें बी भी है और ए भी है, और ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर दे। लेट से दो नंबर हैं ए बी, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे उसका HCF होता है। और ऐसा छोटे से छोटे नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए उसको LCM बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए उसे LCM बोलते हैं। और ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे उसे LCM बोलते हैं। ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको और अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो अब पहले हम जान लेते हैं HCF कैसे निकालते हैं। तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे हम और 18 के फैक्टर निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो फैक्टर ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम
फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर हमें 12 का निकालना है और फिर 18 का फैक्टर निकालना है। एटीन का फैक्टर निकालना है। पहले हम 12 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 को 2 से डिविजिबल करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 बन जाए 3 हो जाएगा। और 2 से करेंगे 9 आएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा। तो 2 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 12 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें HCF और LCM निकालना है। तो अब इधर का काम ख़त्म हो गया है, तो इधर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। टू इंटू 2 इंटू 3 होगा और फिर तो हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब इसके फैक्टर ही हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो हाईएस्ट इन दोनों में पहला हाईएस्ट हमें दिखा 2, कॉमन भी हो, जो कॉमन हो फिर उसके बाद हाईएस्ट हो। तो कॉमन इसमें 2 दिख रहा है, कॉमन 2 दिख रहा है, कॉमन 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 होगा और 3 होगा। फिर इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 3 या 18 हो जाएगा और 6 2 या 12 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। अब हमें एलसीएम करने के लिए हम क्या लेंगे? जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया है उसको लेंगे। ओके, तो हमारे पास 2 यहाँ पे आया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 और फिर यहाँ पे हमारे पास 3 आया है, 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो 36 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। मतलब LCM मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, HCF मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ये डिवाइड करता है इससे और इससे डिवाइड होता है। अब हमारा अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते ही हैं। अगर 2:3 इज इक्वल्स टू x:12 है शायद,
12 ही है, तो 2:3 इज इक्वल्स टू x:12। तो रेशियो को हम डिवीजन में कर लेते हैं और x/12 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 × 24 इज इक्वल्स टू 3x, और फिर x इज इक्वल्स टू 24/3, 3 8 जा 24, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, x की वैल्यू आ गई। ओके, तो यहाँ पे आंसर 8 हो जाएगा करेक्ट। अब 20 का 20%, अरे मतलब 200 का 20%, तो 200 का 20%, तो 200 का 20% के लिए क्या करेंगे, 20/100 इंटू 200, 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 गया, और 22 जा 40, यानी कि 200 का 20% 40 होगा, 200 का 20% 40 होगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, वर्क डन इन 1 day। तो देखिए, एक बंदा है ए, जो एक काम को यहाँ पे वर्क और यहाँ पे टाइम इन डेज, एक काम को कितने दिन में करता है, एक काम को 10 दिन में करता है। और अगर हमें उसी से वर्क डन इन 1 day, एक दिन में कितना काम करेगा, तो लेट सपोज कि एक दिन में जो काम करेगा वो x करेगा। तो अगर टाइम ज़्यादा है तो वर्क ज़्यादा करेगा, और टाइम कम है तो वर्क भी कम करेगा। तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 10x और x इज इक्वल्स टू 1/10, 1/10। तो यानी कि वो एक काम को 1/10 दिन में करेगा। इसका सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको एक कार्य को 10 दिन में करने को कहता है और फिर एक दिन में पूछता है, तो 1/10 इसका एक ट्रिक हो जाता है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन नहीं जानता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। पहचानिए a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है ये क्या आंसर गलत, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे रॉन्ग दे दिया है। चलिए अब मैं सिखा ही देता हूँ a + b का होल स्क्वायर आया कैसे। अब a + b का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b इंटू a + b इंटू a + b। ये भी हमने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में सीखा कि स्क्वायर मतलब किसी चीज़ का आपस 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a का a से करेंगे a², a का b से करेंगे प्लस का ab
फिर बी का ए से करेंगे, फिर ए बी, और फिर बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और 2ab है तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा, ए बी 2 बार है तो 2ab हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, सब रॉन्ग दिया हुआ है, सब पीपीटी बनाने में गलत हो गया है। तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सिंपल ही है। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या करना है, 5 को इस तरफ भेजेंगे तो 9 माइनस 5 होगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हम इस पेज पे करके देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू नहीं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो अगर 5 लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 होने पर x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ऑप्शन आंसर एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमारा सम ऑफ एंगल्स इन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है। तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के एंगल का सम जानते ही होंगे 180 होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक, कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन, अब पॉलीगन क्या होता है, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। एक ट्रायंगल है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, कहीं से खुला नहीं है। तो ये ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो उसे पॉलीगन बोलते हैं। अब एक पॉलीगन ये भी है, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन होता है, और एक ऐसे होता है, एक ऐसे ही होता है पेंटागन। पेंटागन का भी नाम आप लोग सुने ही होंगे, पेंटागन, पेंटागन, पेंटागन 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड ये नहीं होता है बीच में, ठीक है। तो पेंटागन होता है। ऐसे ही हेक्सागन होता है, हेक्सागन 2 3 4 5 और 6, तो ये हेक्सागन होता है। इसी तरह से हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागॉन, डेकागॉन, डोडेकागॉन, डोडेकागॉन मतलब 12 होता है और डेकागॉन मतलब 10 होता है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो एस माइनस 2 इंटू 180। ओके, यस मतलब नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 180 आएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 180 180 आएगा, तो 180 डिग्री। उसी तरह से अभी हम क्वाड्रिलेटरल का लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल, पहले यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यस माइनस फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास था एस माइनस 2 इंटू 180। ओके, तो यहाँ पे 4 साइड है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 0 जा 0, 8 2 जा 16 के 6 1 करे 2 1 जा 2 1 360 डिग्री। आइए मैं आपको इसको जो फिगर है उससे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये है, ये एक ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का सम, इस ट्रायंगल का अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी निकाला था, और एंगल सम
एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री था, और इसका भी 180 डिग्री, 180 180 360 होता है ना, 360 इसका हो गया। इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन का, ऑक्टागन, नोनागन का भी निकाल सकते हैं। अब ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन क्या होता है? ये देखिए, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस कह सकते हैं आप, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर मीट करते हैं, वो ओरिजिन होता है। यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, और यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी ऊपर इन्फिनिटी तक जाता है, और ये भी इन्फिनिटी तक इस तरफ चलता हुआ चला जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक इस तरफ चलता हुआ चला जाता है। और यहाँ पे ये जहाँ पे लोग मिलते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, जिसका ऑर्डिनेट 0,0 होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका ऑर्डिनेट ये 1 पे है, 1 पे, तो इसका क्या होगा? 1,1 होगा। कोई यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसका होगा 2,3, 2,3 यहाँ पे होगा। ओके, तो ओरिजिन का जो ऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। तो 0,0 ऑप्शन सी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिल कराते हैं, ये फिल कराते हैं रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें एरिया निकलेगा। तो ये एल है, ये बी है, एल इंटू बी, इसका एरिया होता है लेंथ और ब्रीथ। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। इसी तरह स्क्वायर होता है, इसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इसका होता है ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। और 2l भी किसका फॉर्मूला होता है? ये पेरीमीटर भी समझ लेते हैं। ये पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स। तो ये l है, ये b है, ये b है, b के सामने b वाला ये इक्वल है, तो ये भी b होगा और ये भी l होगा। क्या होगा अब? पेरीमीटर क्या होगा? l प्लस b, तो यहाँ पे 2l प्लस 2b, 2 को लेंगे कॉमन, तो 2l प्लस b इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर का भी समझ लेते हैं। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। ये होगा, ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, तो a प्लस ए 1 a 2 a 3 a 4 a, तो 4 a इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने निकाला है, तो इसका एल इंटू बी हो जाएगा। बस अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं?
यल इंटू बी इंटू एच, ये किसका होता है? क्यूबाइड का होता है। क्यूबाइड में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। लेकिन अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसका जो होता है वो ए क्यूब हो जाता है। ए क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है? ए क्यूब हो जाता है। आइए समझ। ये है ये क्यूबाइड पहले बना लेते हैं। क्यूबाइड, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, और ये हाइट है। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, मतलब इसके अंदर कितने सामान, कितना वस्तु आ सकता है, क्या फिर कितना भी कोई वॉल्यूम, एयर ऑफ वॉल्यूम कितना आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ सकता है, तो यल बी एच होता है, क्योंकि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होता है। तो लेकिन अगर हम वहीं क्यूब की बात करें, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये भी ये होगा। तो यहाँ पे यल इसका मान लीजिए ये भी ये है, ये एक तरह का क्यूबाइड है जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं। तो ए होगा, तो ये क्या हो जाता है? ए क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। और फिर उसके बाद मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। आइए, मीन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2 4 6 दिया हुआ है। 2 4 6 कितने नंबर हैं? तो सम करेंगे इनका। और यहाँ पे कितने? 1 2 3 है। तो और 6 4 10 2 12, 12/3, 3 4 जा 12। तो इसका मीन जो होगा वो 4 हो जाएगा। मीन इज इक्वल्स टू 4, ऑप्शन बी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है हमारा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, मतलब कोई चीज़ होने के कितनी चांसेस हैं। तो हेड आने के, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्का है, इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला, 2 होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो इसके टोटल आउटकम आने की संभावना कितनी है? 2। और हेड के आने की संभावना कितनी है? 1। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 हो गई। तो ऑप्शन इसका सी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा। 17 एलसीएम मैंने आपको बताया था। एलसीएम के लिए कैसे निकालते हैं? फिर से 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो आइए 4 का, तो 4 का आप जानते हैं फैक्टर 2 × 2 होता है। और 5 का क्या क्या होता है? 5, बस 5 ही होता है। 5 का 1 भी होता है, लेकिन 1 तो इसमें भी होता है, तो वो हाईएस्ट नहीं होगा। लेकिन हमें एलसीएम निकालना है। तो 2 × 2 × 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 × 4, 4 5 × 20, इसका एलसीएम आ जाएगा। 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ए एलसीएम इसका हो जाएगा 4 और 5 का 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, 18 भी आ गया। तो 18 ये सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2x + 3x = 5x। क्लास 5th का बच्चे से कर लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब 19 हमने क्या पढ़ा था?
आप केवल एक फॉर्मूला याद करिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस और कुछ नहीं आता आपको, बस इतना ही आता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, टाइम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो बस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आ गया। बस हमें एक फॉर्मूला याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारा ये लास्ट है, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। इसको हम आइए देखिए, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर, ये सेंटर ओ है। ठीक है, तो ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है। तो यहाँ से एक लाइन, और सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है, और सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बने हुए, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल सेंटर के एंगल का हाफ होता है। तो 180 का हाफ 90 होता है, तो 180 पे इसी आर्क से 180 पे बना है, इसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल 180 है, तो इसी आर्क से इस पर बना हुआ एंगल इसका हाफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसी के साथ हम थैंक यू, हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, वीडियो मेरे हिसाब से लगभग 40 मिनट का हो गया है, 40 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, श्रेया।